इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। यहां तक अभी हमने ये पढ़ा है कि वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से चलती है। यहाँ पर सभी धातुओं में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है केवल आवेश वाहकों के द्वारा होता है और अधिकतर सभी धातुओं में वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो होती है। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी धातु में बहुत कम है अथवा है ही नहीं तो उसमें वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो नहीं हो सकती है अथवा हम कह सकते हैं कि वह वैद्युत चालक नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में मैं यदि ये कहूं कि ऐसी सभी धातुएं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है तो उसमें अधिक वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है बिल्कुल फ्रीली। तो किसी चालक में वैद्युत धारा की प्रबलता चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण से मापी जा सकती है। माना किसी धातु के तार के सिरे बैटरी से जुड़े हैं। मान लीजिए कोई धातु का तार है ना, ये कोई तार हो सकता है। इस आकार का कोई तार है, इसके जो सिरे हैं बिल्कुल गोल होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन जहां तहां बिखरे पड़े हैं, बिल्कुल जहां तहां। भाई पहला इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, जहां तहां अनियमित, क्योंकि इसमें इस समय किसी प्रकार का कोई भी वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं हो रहा है, कोई भी सेल या कोई भी वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन जहां तहां बिखरे पड़े हैं और यदि इनको बाहर से तापीय ऊर्जा भी अगर देनी पड़े, तापीय ऊर्जा का मतलब है इसको अगर गर्म कर दें तो गर्म करने के पश्चात, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो स्थापित होगा नहीं, इनमें गति जरूर आ जाएगी तापीय ऊर्जा से, और जब गति आ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जहां तहां अनियमित होकर गति करने लगेंगे। ये बात भी सच है कि ये गति करने लगेंगे लेकिन किस दिशा में गति करेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए तापीय ऊर्जा से होने वाली गति को अनियमित गति कहते हैं, जिसकी दिशा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में गति कर सकता है, किसी भी दिशा में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि इस तार का संबंध एक बैटरी से कर दें तो क्या होगा, जरा देखते हैं। भाई इसके एक सिरे पर हमने क्या लगाया, प्लस वाला टर्मिनल लगा दिया, दूसरे सिरे पर हमने ऋणात्मक वाला टर्मिनल लगा दिया। सेल का जो बड़ा सिरा होता है वो धन, दूसरा जो छोटा सिरा होता है वो ऋण होता है। वैद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव वाले सिरे से प्रवेश करती है और नेगेटिव वाले सिरे से बाहर निकल जाती है ना। और यदि हम सेल में बात करें तो सेल में वैद्युत धारा ऋणात्मक वाली जो प्लेट है उससे एंट्री करती है और पॉजिटिव वाले सिरे से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो किसी परिपथ में धन सिरे से और किसी सेल में ऋण सिरे से वैद्युत धारा प्रवेश करती है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही वैद्युत धारा इसके ए सिरे, मान लीजिए इसका ए सिरा है, ये इसका बी सिरा है, इनका क्षेत्रफल बिल्कुल समान है, प्रत्येक स्थान पर इस तार का जो क्षेत्रफल है बिल्कुल समान है। तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल तो ये हो जाता है ए, ये क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है, ए क्षेत्रफल हो जाता है। आप इसको ये बी माना है तो इसको सी मानो। ए से हमने क्या किया है, इसके क्षेत्रफल को दर्शाया, इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, लंबाई गुणा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, इसका आयतन बन जाएगा। मान लीजिए इसका वॉल्यूम है v, v4 क्या है, वॉल्यूम है। तो जैसे ही हमने एक सेल से इसका कनेक्शन किया तो सेल से कनेक्शन करने के पश्चात इस तार में एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जो कि वैद्युत धारा की ही दिशा में लगेगा।
ध्यान देंगे, वैद्युत धारा की ही दिशा में लगेगा। अब धारा अगर इस तार में हम बात करें, इस तरफ जा रही है, आई वैद्युत धारा इस तरफ जा रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी, ए से बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस वैद्युत क्षेत्र से इसके अंतर्गत पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रकार का वैद्युत बल लगेगा, एक संतुलित वैद्युत बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें प्रबल वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है, जो कि बहुत डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि परिवर्तित नहीं हो रहा है, है ना, बिल्कुल कांस्टेंट आप इसको मान सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे जैसे इस बैटरी का विद्युत वाहक बल कम होता रहेगा, वैसे वैसे इस वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी कम होती रहेगी। लेकिन अभी के लिए क्या मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र क्या है? कांस्टेंट है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। और जब परिवर्तित नहीं हो रहा है तो ये जो धातु का तार है, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रकार का वैद्युत बल लगेगा। अब वैद्युत बल लगने से ये सभी समदिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समदिश हो जाएंगे। समदिश का मतलब है यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु सी से बी की ओर है तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाएगी? ठीक इसके अपोजिट, यानी बिंदु बी से सी की ओर हो जाएगी। ठीक है, और ये गति करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, है ना। जिस वेग से ये गति करते हैं किसी भी तार के अंतर्गत, मान लीजिए उसका अनुगमन वेग vd है, क्योंकि अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अफवाह वेग, इसके तीन नाम होते हैं। अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और हिंदी में अफवाह या अनुगमन वेग भी आप इसको कह सकते हैं। तो किसी भी तार के अंतर्गत जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो अनुगमन वेग से करता है। मान लीजिए सभी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? vd है। अनुगमन वेग क्या है? vd है। और ये कभी नहीं हो सकता है कि इस तार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? असंख्य इलेक्ट्रॉन है ना। इन सभी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बिल्कुल बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन है बिंदु सी की तरफ जो दिखाए गए हैं, इनका अनुगमन वेग कुछ ज्यादा होगा, पीछे वाले इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कम होगा। क्यों? क्योंकि इनको पथ नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है इस वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर। वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज्यादा अधिक होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज्यादा अधिक होगी, उतने ही अधिक वेग इन इलेक्ट्रॉनों का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आगे वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए रास्ता खाली मिल रहा है तो वो तेज चलेंगे, नॉट पॉसिबल। इन सभी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल बराबर होगा। यदि ये 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा आगे वाला इलेक्ट्रॉन, तो बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन भी 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेंगे, चाहे ये तार कितना भी बड़ा क्यों ना हो और चाहे किसी भी आकार में, है ना, इस आकार में भी क्यों ना हो, किसी भी आकार में मोड़ा हो या किसी भी आकार में क्यों ना रखा हो, तो पीछे वाला जो सबसे अंतिम छोर पे इलेक्ट्रॉन है उसका वेग भी 1 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ जाते हैं और एक अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। मान लीजिए तार के किसी परिच्छेद में से, तार के किसी परिच्छेद कहते हैं क्षेत्रफल को, तार के क्षेत्रफल से t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा, t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश q है। दोबारा समझ लेंगे, तार के किसी परिच्छेद कहते हैं क्षेत्रफल को, या फिर मैं ये कहूं तार के इस क्षेत्रफल से t सेकंड यानी t सेकंड में इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश q है, तब तार में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? I = Q/T। भाई इस सूत्र का तो प्रयोग हमने पहले कर लिया, Q = IT, इसको उत्पन्न भी कर लिया।
Q इक्वल टू आई टी होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी हो जाएगा, Q अपॉन टी हो जाएगा। ये क्या है, इस तार में प्रवाहित धारा, इस तार में प्रवाहित धारा है। इसको समीकरण नंबर 1 बना, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, क्योंकि आगे जाकर हमको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि आगे हम इस तार में से जो Q है ना, प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है या टी सेकंड में कितना आवेश ले जाया जाएगा, उसकी वैल्यू को निकालकर इस Q के स्थान पर रख के I की वैल्यू और I और VD में संबंध स्थापित करेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब मान लो कि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, ये तो हमने पहले ही मान रखा है, तथा उसके प्रति एकांक आयतन में से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन यानी 1 मीटर की पावर 3 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। मान लीजिए n है। माना कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, क्योंकि जिस वेग से ये चल रहे हैं किसी भी तार के अंतर्गत, उनका अनुगमन वेग क्या है, vd है, जैसा कि हमने पहले दर्शा दिया था। तब 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी। 1 सेकेंड में, ओनली 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में तार में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी। अतः t सेकेंड में NaVd इंटू टी, NaVd इंटू टी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e है, तब t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू NE के अनुसार आप इसको हल कर सकते हैं। और कितने सेकंड में बता रहे हैं हम, 1 सेकंड में या t सेकेंड में मान लीजिए। तो लिखेंगे तार में t सेकेंड में t सेकेंड में गुजरने वाला आवेश क्या सूत्र है आवेश ज्ञात करने का, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। N क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यदि इस N की वैल्यू को हम यहाँ से ज्ञात कर लें, पता कर लें कि N की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में उन सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश आ जाएगा। इसकी वैल्यू को समीकरण 1 में रखकर हम वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्मॉल n की वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। प्रति एकांक आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अगर हम कर देंगे तो इसका आयतन हमारे पास आ जाएगा। उस एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, तथा उनका अनुगमन वेग vd है, जैसा कि हमने दर्शा रखा है। अनुगमन वेग क्या है, vd है, अनुगमन वेग vd है। तब 1 सेकेंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी। 1 सेकेंड में NaVd इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अतः t सेकेंड में, अब ये तो 1 सेकेंड में आ गया, यदि हमको t सेकेंड में निकालना होगा तो गुणा t कर देंगे।
ये तो t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है तो गुणा t हो जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e है, तब इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की कितनी मात्रा होगी, यदि हम इसको e से गुणा कर देंगे तो तार में से प्रवाहित आवेश या तार में t सेकंड में गुजरने वाला आवेश हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। तो हम ये वैल्यू को यहाँ पे प्रयोग करेंगे और Q की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू प्राप्त होगा हमको NaVd इंटू टी, NaVd इंटू टी इंटू ये वाला E। तो ये क्या है, संपूर्ण आवेश है। ये क्या है, संपूर्ण आवेश है। टी सेकंड में तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी है, Q इक्वल टू NaVdt इंटू E है। अब Q का यह मान समीकरण नंबर 1 में ले जाइए तो लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। I इक्वल टू अब देखिए Q है, Q के स्थान पर रखेंगे NaVd इंटू टी इंटू E, ये वाला अपॉन में क्या है, यहाँ पर T है तो T से कट जाएगा T और बचेगा यहाँ पर NeAVd, इसलिए का चिन्ह लगाओ, लिखो नहीं लाइन से I इक्वल टू NeAVd, ये तो बचेगा NeAVd, ओके, इतना ही बचेगा। अब इसका मात्रक आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सब का गुणनफल किसके बराबर है, वैद्युत धारा के बराबर है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, I वैद्युत धारा है, N क्या है, तार में प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर संचित आवेश, A है उसका क्षेत्रफल और Vd है उसका अनुगमन वेग। तो ये है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं।